हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें आज हमें मुगल एम्पायर में औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी और मराठास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। राइट, कॉन्सेप्ट है चैनल का नाम। एंशंट और मिडिवल की वीडियोस जो है वो आप थॉरली फॉलो कीजिए और अब आर्ट एंड कल्चर की जो है वो सेशंस आने शुरू हो गए हैं। सो आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस को भी जो है वो आप पूरा देखेंगे, उनमें जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपको सेशन अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे। राइट, उसके अलावा ये सेशंस प्री ओरिएंटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस के लिए इनमें कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। मेंस के लिए भी मदद करेंगे आपके लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सेशंस प्री ओरिएंटेड है और इनके कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस जो है वो स्पेशल क्लासेस में मैं ले रहा हूँ। लाइव क्लासेस जो है, राइट, जिन लाइव क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और उस लाइव क्लासेस में हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म करी है, जिसमें हमने 2020 से लेकर 1990s तक के 20-25 साल के एग्जाम पेपर जो है वो कवर किए हिस्ट्री के, यूपीएससी सीएससी के। और अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो एटलीस्ट 2010 से 2020 के पेपर तो जरूर देखिएगा। उसके अलावा अब लाइव क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको लिंक मिलेंगे लाइव क्लासेस के मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री से। सो मेक श्योर कि आप लाइव क्लासेस में आए, अपने डाउट्स मुझसे पूछें, वहां पर हमारा जो है वो अच्छा इंटरेक्शन बन सकता है। ठीक है, वही लाइव क्लासेस का पर्पस है और उसे फुलफिल करना चाहता हूं मैं। उसके अलावा अगर आपका और कोई डाउट होता है और कोई कंसर्न होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। इस सेम नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आपका कोई भी कंसर्न होता है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे भी सपोर्ट करें साथ ही साथ, सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्लान्स फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसमें प्लस प्लान में आपके पास डेली लाइव क्लासेस तो हैं ही, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, लाइव टेस्ट और क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू दोज क्लासेस। राइट, रिकॉर्डेड सेशन आप जितने मर्जी चाहे, जितनी मर्जी बार चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान, क्योंकि आइकॉनिक में डेफिनेटली आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ज्यादा मदद करेंगे। राइट, उसके अलावा स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर जो है वो आइकॉनिक प्लान के फीचर्स हैं जो कि प्लस से आपको ज्यादा ही मतलब मदद करेंगे। राइट, अगर आप चाहते हैं 10% का आपको डिस्काउंट मिले तो आप कोड यूज कीजिएगा मेरा, चौहान_सर_हिस्ट्री। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप या आपका कोई भी साथी, अगर कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्राइब कर रहे हैं कोर्स, सो मेक श्योर कि वो यूज करें कोड मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। राइट, उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें ₹0 की प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं है, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क है, उसके अलावा बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है पेमेंट का। इस लिंक पर आप जाएंगे, वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, फर्दर पूरा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा कि लोन आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का, उनसे लाइव इंटरेक्ट करने का, उनसे लाइव गाइडलाइंस लेने का जो है वो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर शुरू हो गए। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वो सारी फर्दर नॉलेज आपको मिल जाएगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज शुरू हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, अनअकैडमी, पाथफाइंडर। अवेल करने के लिए कोड यूज करें चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे को होता है 11 बजे। अनअकैडमी कॉम्बैट, एनरोल करने के लिए कोड यूज करें चौहान_सर_हिस्ट्री, हिंदी में भी उपलब्ध है। उसके अलावा टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है और टॉप 3 रैंकर्स को यूपीएससी सीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल का फ्री। सो मेक श्योर कि आप ये अनअकैडमी कॉम्बैट और जो कि आपके लिए काफी अच्छा मॉक की तरह काम करेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसे कि मैंने कहा ना, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी समझनी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1981-82 तक औरंगजेब का जो नॉर्थ का मामला है वो निपट गया था, यानी राजपूतों से जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व हो गया था और बुंदेलखंड उसके हाथ से निकलना था वो निकल गया था। ठीक है,
लेकिन राजपूतों में आमेर और नॉट आमेर लेकिन मारवाड़ और मेवाड़ को उसने आपस में मारवाड़ और मेवाड़ आपस में मिलकर औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था और उसने उन दोनों को सबड्यू किया और मिर्जा राजा जय सिंह को जो है वो आमेर का शासक बनाया उसने, राइट। सो ये कहानी जो है वो हमने देखी पहले, पिछले सेशन में हमने देखा कि किस तरह जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रेन वो औरंगजेब जो है वो मराठों सॉरी राजपूत एंड बुंदेलों से जो है वो निपटता रहा। उसके अलावा सतनामी, जाट, सिख, इन सब से कॉन्फ्लिक्ट उसका चलता रहा। अब लेटर ऑफ ऑफ इस रेन उसको ध्यान देना पड़ा साउथ इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो है वो गवर्नर था साउथ इंडिया का। मतलब जब उसका पिता यानी शाहजहां जब दिल्ली पर या आगरा पर शासन कर रहा था यानी सेंटर में था, तब औरंगजेब किस प्रोविंस का गवर्नर था? औरंगाबाद से वो साउथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। और साउथ में बीजापुर और गोलकोंडा जो है ये शिया सेक्ट के सुल्तान थे, राइट। और औरंगजेब, मैंने आपको बताया ना, औरंगजेब की पूरी बचपन की जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सुन्नी, हनाफी सुन्नी सेक्ट के अंडर जो है हुई। और नॉर्थ में उसका ज़्यादा जो है वो ताना बाना ना होने की वजह से वो लिबरल अप्रोच जो है वो नहीं रही औरंगजेब की, जो दारा शिकोह की थी या जो पहले अकबर की रही है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया इसी वजह से जब औरंगजेब शक्ति में आता है तो औरंगजेब पहली बात तो ऐसे कंजर्वेटिव जो मुस्लिम साथी हैं उसके, उनकी मदद लेकर शक्ति में वो आता है। और पावर में यानी कि शाह बनने के बाद या शहनशाह बनने के बाद उसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है शक्ति में आने में, उनकी वो मदद करे या उनको अच्छे मनसब जो है वो प्रोवाइड करे। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम शासक राजपूतों को ले लें, ठीक है, मालवा बुंदेल के राजपूत ले लें या अफगानियों को ले लें, मतलब बिहार और बंगाल के, वो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दारा शिकोह शक्ति में आएंगे और दारा शिकोह जो है वो वही लिबरल पॉलिसी जो है वो अपनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छे से चलेगा, धूमधाम से काम होगा सारा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, औरंगजेब शक्ति में आए और औरंगजेब क्या बनाना चाह रहे थे? दर उल इस्लाम, है ना। और दर उल इस्लाम बनाने के लिए उनको बाकी सभी सेक्ट्स को सप्रेस करना पड़ा, इसलिए उनको रिलीजियस पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी अपनानी पड़ी, है ना। हिंदुओं को परसिक्यूट किया, हिंदुओं को टॉर्चर किया गया, हिंदुओं को एग्जीक्यूट किया गया, धर्म मतलब रिलीजन कन्वर्जन्स करवाए गए ज़बरदस्ती, मंदिरों को तोड़वाया गया, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनवाए गए। तो ये सारा प्रोसेस किया गया ताकि दरुल इस्लाम बने। ऐसे में दक्षिण भारत में जो कोंकण वाली कोस्टलाइन है, नॉर्थ और साउथ, यहां पर मराठे धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे और मराठे जो है वो धीरे धीरे हिंदूज के चैंपियन बनते जा रहे थे। प्लस मराठे साथ दे रहे थे और साथ ले रहे थे बीजापुर और गोलकोंडा का। और बीजापुर और गोलकोंडा दोनों जो हैं वो शिया सेक्ट थे। दैट मीन्स दारुल इस्लाम अगर एस्टेब्लिश करना है औरंगजेब को पूरे हिंदुस्तान पर, सो उसको सबसे पहले तो शिया और ये इन दोनों शिया सेक्ट्स को सब्जुगेट करना पड़ेगा और फिर ये जो हिंदू नई शक्ति डेवलप हो रही है इसको भी सबॉर्डिनेट अपना बनाना पड़ेगा। तभी जाकर जो है वो दारुल इस्लाम पूरे भारत में एस्टेब्लिश होगा। और तभी अगर वो क्लेम डालता है सेंट्रल एशिया पर, तो वहां की नोबिलिटी या वेस्टर्न एशिया की जो नोबिलिटी है, तब जाकर जो है वो औरंगजेब की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर सकती है। क्योंकि सेंट्रल एशिया और फारस और अरब और मतलब जो क्या बोलते हैं खिलाफत जहां एक्टिव है, वहां की जो नोबिलिटी है वो अकबर के समय से ही या उससे पहले से ही, दिल्ली सुल्तानों के समय से ही और अकबर के समय से तो खास तौर पे भारत में जो इस्लामिक शासन है उसको दरुल इस्लाम मानते ही नहीं, वो दरुल हर्ब मानते हैं। तो औरंगजेब का जो प्लान है कि वो पूरे समरकंद वाले रीजन में, इस पूरे रीजन पर जो है वो एक छत्र शासन एस्टेब्लिश करे, उसके लिए उसे दरुल इस्लाम तो इंडिया में बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। और ये सब सीख उसको कहां से मिली है? ये सब सीख उसको बचपन से जो कंजर्वेटिव हनाफी सुन्नी उसके सलाहकार जो रहे हैं औरंगाबाद में, ठीक है, उन्होंने ही ये पूरे बीज जो है वो औरंगजेब के दिमाग में बोए हुए हैं, ठीक है। सो औरंगजेब, मैंने आपको बोला ना पिछले टॉपिक मैंने एक सेंटेंस दिया था कि मुगल शासकों की रिलीजियस पॉलिसी उनके पर्सनल बिलीफ से निकलती है। तो औरंगजेब का पर्सनल बिलीफ था कि मुझे दारुल इस्लाम बनाना है। औरंगजेब का पर्सनल बिलीफ था
कि सभी मेरे सारे सब्जेक्ट्स को मुझे कन्वर्ट करना है, तभी उसने कहा कि मारवाड़ तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, वो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया। आई होप आपको जॉग होगी मेमोरी की हमने क्या क्या कवर कर लिया है और आज हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे यहां से। प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चंस बनेंगे, प्री के लिए हमें ध्यान रखना है, राइट। और मेंस के लिए ऑप्शनल लेवल तक के लिए हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज में हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री समझना है आज हमें, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के लिए अलग से टॉपिक होगा, लेकिन आज हमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री समझनी है। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर सवाल जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी पर सवाल बन सकते हैं, साइट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन कुछ पॉइंट्स पर हम खासा ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको वार्म अप हो गया होगा, ठीक है, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट, ठीक। औरंगजेब एंड द डेक्कन, देखते हैं दक्कन में जाकर औरंगजेब ने क्या किया। आफ्टर हिज असेशन टू द थ्रोन, औरंगजेब डिड नॉट परस्यू अ वाइग्रस पॉलिसी इन डेक्कन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रेन। पहले अपने भाइयों को हराने के बाद, अपने पिता को कैद करने के बाद, औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा आगरा में, तो सबसे पहले उसने डेक्कन की तरफ जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाई। उसने सबसे पहले रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी दिल्ली आगरा के आसपास अपनानी शुरू करी, जिससे सतनामी, जाट, बुंदेल, राजपूत, सिख उससे नाराज हुए और सबसे पहले वो उनसे निपटा, ठीक है। विद द एंड ऑफ राजपूत वॉर इन 1681 में राजपूत वॉर उसकी खत्म हुई, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ को उसने आपस में लड़वाया और मेवाड़ में उसने जयसिंह को रीइंस्टेट किया, जयसिंह को मनसबदार बनाया, जयसिंह के बेटे को राजा का टाइटल दिया, ठीक है। मेवाड़ को अपना साथी बनाया। तो देखिए, जबकि राजपूत पॉलिसी औरंगजेब की क्या है कि प्रोसिक्यूट किया जाए राजपूतों को, बट स्टिल मैंने बोला ना कहीं आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर औरंगजेब में भी दिख जाएगा, कहीं ना कहीं एक समझदार एडमिनिस्ट्रेटर औरंगजेब में भी दिख जाएगा। क्योंकि राजपूतों को प्रोसिक्यूट करने के साथ साथ उसने एक राजपूत और जो सबसे स्ट्रांग थे मेवाड़ के राजपूतों को अपना साथ जोड़कर रखा, जयसिंह को, ठीक है। ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू डेक्कन, अब राजपूत वाला एरिया जो है वो सिक्योर था, ठीक है। बुंदेल जो है वो रिबेल कर रहे थे और वहां से कुछ ज्यादा प्रोडक्शन निकलता नहीं है, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया बुंदेल की तरफ। दक्कन में उसके लिए उसको ऐसा लगा कि दक्कन में ज्यादा समस्या है, क्योंकि दक्कन उसका आप ये मान के चले कि होम टर्फ था, वहां से वो उसकी जड़ें जुड़ी हुई थी दक्कन से। और जब से वो दक्कन, जिस समय वो दक्कन का सूबेदार था, तभी से ही वो बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ जो है वो, मतलब बीजापुर और गोलकोंडा की तरफ से वो तभी, मतलब तब से ही वो एग्रेसिव था। क्यों? क्योंकि बीजापुर गोलकोंडा जो है वो क्या थे, शिया थे और ये हनाफी सुन्नी था। और बीजापुर गोलकोंडा जो है वो मराठों की सपोर्ट कर रहे थे और मराठे एक नई हिंदू शक्ति डेवलप होती जा रही थी, जिस हिंदू शक्ति को सप्रेस करना बहुत ज़रूरी था औरंगजेब के लिए, ताकि वो दारुल इस्लाम क्रिएट कर सके, ठीक है। और उसी के दूसरा परसेप्शन देखें मराठों का, तो मराठों के लिए जहां जहां तक मराठी भाषा बोली जाती है वो सारा रीजन उनका ही था, उनके अकॉर्डिंग, राइट। उस पूरे रीजन को उन्हें एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, एक बेनेवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लेकर आना था, क्योंकि औरंगजेब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम का नहीं था, ठीक है। ये औरंगजेब के बेटे खुद जाकर, क्योंकि पहले मेवाड़ मारवाड़ में शरण आकर ली अकबर ने और फिर मराठों के पास शरण जाकर ली अकबर ने। एक कारण ये भी बना औरंगजेब का कि औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ कूच किया, कि अपने खुद के ही पुत्र अकबर को जो है वो कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि अकबर ने अपने आप को मेवाड़ और मारवाड़ के कॉन्फिडेंस में आके अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था, ठीक है। नाउ with the end of Rajput War in 1681, he turned his attention to Deccan and spent the last 25 years of his life 1682 से 1707 in Deccan। आखिरी के 25 साल ये जो दक्कन में रहा है ना, इस वजह से देखें आप, शहनशाह दक्कन में है, शहनशाह दिल्ली आगरा में नहीं है, ठीक है, मतलब सेंटर में दिल्ली दबाव में नहीं है। सो आप समझ ही सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना चरमरा गया होगा, क्योंकि अंतिम फैसले शहनशाह के हैं और अंतिम फैसले शहनशाह तब लेंगे जब दिल्ली आगरा से कोई, मतलब समझ रहे हैं, वहां से मैसेज दक्कन पहुंचेगा, फिर शहनशाह कुछ मैसेज, मतलब फैसला लेगा और फिर वो वापस दिल्ली पहुंचेगा और फिर उसको इन्फोर्स किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जैसी औरंगज़ेब की इच्छा हो वैसा ही इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि औरंगज़ेब 25 साल से दक्कन में है, ठीक है। तो ये एक कारण बना है और औरंगज़ेब की जो दक्कन पॉलिसी है ये औरंगज़ेब के डिक्लाइन का कारण बनेगी, देखते जाइए।
तो ये मुगल एम्पायर है 1605 से 1607। मैं आपको कई मैप ऑलरेडी मुगल एम्पायर के दिखा चुका हूं, आपके पास होंगे भी वो मैप, उनको फॉलो कीजिए, राइट। सो 1605 तक यानी कि अकबर के समय तक आप देख रहे हैं कि जो खानदेश है, ठीक है, विराट वाला जो रीजन है वो कंट्रोल में आ चुका है अकबर के। नीचे अहमदनगर, बीजापुर, एक सेकेंड, अहमदनगर आ गया, अहमदनगर आएगा, बीजापुर आएगा, गोलकोंडा आएगा, और ये क्या है, ये गोंडवाना वाला रीजन है। ये सब अकबर के कंट्रोल में नहीं था। ये इवेंचुअली शाहजहां ने अपने कंट्रोल में लिया, बीजापुर और गोलकोंडा को ट्रिब्यूट देने में मजबूर किया। लेकिन फिर औरंगजेब, जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, औरंगजेब जब शक्ति में आए, तो इन्होंने फिर से अपने आप को आज़ाद कर लिया और अब फिर से बीजापुर और गोलकोंडा को सबड्यू करने का काम जो है वो करना है किसे, औरंगजेब को। लेकिन वहीं साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट में मराठा शक्ति भी डेवलप होती जा रही है, उसको भी सबड्यू करना जरूरी है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डेक्कन वॉर्स वाज टू कॉन्कर द स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड टू क्रश द पावर ऑफ मराठास, ठीक है। इन तीन शक्तियों को कॉन्कर करना था। औरंगजेब्स एटीट्यूड टुवर्ड्स शिया स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा सिंस द डेज ऑफ हिज प्रिंसली करियर हैड बीन वेरी एग्रेसिव। सो बीजापुर और गोलकोंडा के प्रति मुगल्स की समस्या क्या थी कि वो शिया थे, पहली बात तो, ठीक है। इट वाज, और देखिए समस्या ये है कि ईरान भी जो है वो क्या है, ईरान भी शिया बहुल है, ठीक है। और अगर बीजापुर और गोलकोंडा के पास ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड कोस्ट है, ठीक है ना, बीजापुर के पास वेस्ट कोस्ट है और गोलकोंडा के पास ईस्ट कोस्ट है, राइट। सो इधर आगे आप बढ़ेंगे तो ये ईरान वाली जो यानी कि पर्शियन गल्फ जो है, ये सारा ट्रेड कौन कर लेगा, बीजापुर गोलकोंडा कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी शिया हैं और ये भी शिया हैं, तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है इनके बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुगलों के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, ज़रूर मुगलों के साथ भी ट्रेड करते हैं, मुगलों के साथ ट्रेड करना ज़रूरी है क्योंकि मुगलों के पास गुजरात और बंगाल है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा शिया होने का जो है वो बीजापुर गोलकोंडा उठा जा रहे हैं, ठीक है। प्लस उनके पास ये ईस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट की कोस्ट लाइन भी है, और जिसमें ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पे धीरे धीरे मराठे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बीजापुर और मराठों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों जो है वो वेस्ट कोस्ट लाइन का जो है वो फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। औरंगजेब के लिए यही बड़ी समस्या है, औरंगजेब को ये शिया रूल यहां से खत्म करना है ताकि एकमात्र ट्रेड जो है वो कनेक्शन फारस के साथ किसका हो, मुगल्स का हो, ठीक है। समझ रहे हैं आप, आपको जोड़ना पड़ेगा इकोनॉमी को साथ में, बगैर इकोनॉमी को जोड़े तभी इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच, यही तो इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, आपको हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी जोड़नी पड़ेगी। It was influenced partly by his imperialist instincts and partly by religious bigotry। अब क्यों करना चाहता था ये बीजापुर गोलकोंडा मराठों को कंट्रोल? सबसे पहले तो इंपीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट थे कि बीजापुर ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट कंट्रोल में होना चाहिए अपने, राइट। और दूसरा ये कि रिलीजियस बाइकट्री, कि वो शिया है उनको सब्जुगेट करे, वो हिंदू है उनको सब्जुगेट करे, दरुल इस्लाम बनाए हम, ठीक है। He also felt that existence of these states enabled Marathas to enrich themselves, ठीक है। अब जो गोलकोंडा और बीजापुर हैं वो मराठाओं को फ्यूल करते आए हैं हमेशा से ही, शाहजहां के खिलाफ भी और अब औरंगजेब के खिलाफ भी, ठीक है। The Marathas got military and administrative experience and also received a lot of money. They also befriended Qutub Shahi and Adil Shahi sultans whenever it was convenient to cooperate with them against Mughals. So कुतुब शाही और आदिल शाही, बीजापुर और गोलकोंडा, राइट। सो मराठास, बीजापुर, गोलकोंडा तीनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ठीक है। तीनों का ट्रेड का फायदा क्या है, मतलब तीनों को फायदा कैसे हो रहा है, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट ट्रेड जो है वो इनके कंट्रोल में है, और इनके शिया होने की वजह से फारसी जो राजा हैं वो इनके साथ अच्छे से, फारसी जो शाह हैं वो इनके साथ अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। द कंटिन्यूएशन ऑफ मराठा रेड्स, उसके अलावा नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट समस्या है मराठाओं की रेड्स। अब मराठा जो है वो मुगल टेरिटरीज पर लगातार रेड डालते जा रहे हैं और वहां से लूट करते जा रहे हैं, ठीक है। कन्विंस्ड औरंगजेब दैट ओनली अ कंप्लीट सब्जुगेशन ऑफ द रीजन कुड प्रोवाइड द परमानेंट सॉल्यूशन। मराठा रेड जो है वो धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट, जैसे सूरत जैसे इंपॉर्टेंट शहरों पर मराठाओं ने रेड डाली, ठीक है। तो वहां से अब सूरत, मैंने आपको बताया था कि सूरत जो है वो मुगलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत शहर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अंग्रेजों की कैपिटल, अंग्रेजों की वहां पर फैक्ट्री थी, अंग्रेजों के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना अगर मुगलों को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मुगलों के लिए हमेशा से ही जितने भी मुगल मुस्लिम जनता है, मुगल प्रोटेक्शन से वो मुस्लिम जनता हज पर जाती है सूरत से,
ठीक है, या खंबात से, खंबात वाले जो रीजन है वहां से, कैम्बे वाला जब बे है वहां से हज पर जाती है। तो अगर मराठे लगातार लूटते जाते हैं तो वो मुगल्स की जो है वो एक छवि खराब होती है कि मुगल्स अपना इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मराठों को हटाना जो है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन बन गया कि परमानेंट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा कि मराठों को हटाएंगे, क्योंकि अंग्रेज भी कंप्लेंट कर रहे थे। इस देखिए, मराठे जो है वो, मराठे शासक अपनी सेनाओं को बहुत डिसिप्लिन रखते थे। वो लोग लूट मचाते थे, ठीक है, लूट के दौरान जितना सैनिक मरते हैं वो तो मरते ही थे, लेकिन जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, है ना। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, तुर्की जब आते थे, मंगोल्स जब आते थे, वो जनता को भी मार देते थे। मराठों के साथ ऐसा सीन नहीं था कि वो जनता को नहीं मारते, लेकिन फिर भी आप सेना को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसे फनेटिक निकल ही आते हैं जो जनता को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, लूटमार वहां पर मचा देते हैं। ठीक है, अब ये जो लूटमार मचा दी ना, इन सब पॉइंट्स को जो है वो मुद्दा बनाकर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया औरंगजेब ने कि मराठे जो हैं वो मुस्लिम जनता को परेशान कर रहे हैं, लूट तो मचा ही रहे हैं, तो मराठों को सब्जुगेट करना अब पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, इन डेक्कन औरंगजेब फेल टू असेस द सिचुएशन रियलिस्टिकली, हेंस अनेबल टू टेक एक्शंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये सब घटनाएं घट रही थी तो तब औरंगजेब दक्कन में नहीं था, है ना। शुरुआती फेज में औरंगजेब जो है वो दिल्ली आगरा में और राजपूतों से, मतलब क्या बोलते हैं, जाटों से, सतनामियों से निपट रहा था। और जब औरंगजेब ने जब दक्कन में कूच करना शुरू किया, तब उसके पास क्लैरिटी नहीं थी। उसको यह लगा कि बीजापुर गोलकोंडा मराठों को सपोर्ट कर रहे हैं, मराठे देमसेल्व्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं बीजापुर गोलकोंडा को हटा दूंगा तो मराठे आराम से सब्जुगेट हो जाएंगे। ठीक है, शिवाजी हैड कार्व्ड आउट, लेकिन तब तक शिवाजी हैड कार्व्ड आउट एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट इन द टेरिटरीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ कोंकण टू मेंटेन द मराठाज। औरंगजेब इन्वेडेड बीजापुर एंड सिकंदर आदिल शाह एंड Bijapur under Sikandar Adil Shah and annexed it in 1686. So मराठा शक्ति जो है वो कोंकण वाले रीजन में, यानी ये पेनिजुलर पार्ट है, ठीक है, मराठा शक्ति जो है वो कोंकण वाले रीजन में स्ट्रांग हो चुकी है। ये बीजापुर, ये गोलकोंडा, तो सबसे पहले बीजापुर को हराया, ठीक है, बीच में से हटा दिया ना। ठीक है, तो अब मराठा जो है वो गोलकोंडा को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये भी सही सोचा उसने, 1686 में बीजापुर को हटा दिया, लेकिन मराठों को कमजोर आंक लिया उसने। देखिए, ये है बीजापुर, और इतना रीजन जो है फिर वो किसके कंट्रोल में आ गया, मराठों के कंट्रोल में। और बीजापुर और मराठों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि वो दोनों ही कोस्ट यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा बेदार और ये है गोलकोंडा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट शहर है इस समय के, काफ़ी अच्छा मैप है, इस मैप को आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सो ये बीजापुर स्टेट, बिदार, गोलकोंडा, बिराड़, अहमदनगर, राइट, अहमदनगर तो सब्जुगेट हो चुका था। दिस बॉट एन एंड टू आदिल शाही डायनेस्टी। तो सबसे पहले सिकंदर आदिल शाह को हटाया, आदिल शाही खत्म, बीजापुर एब्जॉर्ब हो गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। बीजापुर बिकेम द सीट ऑफ मुगल प्रोविंशियल गवर्नर। अब मुगल प्रोविंशियल गवर्नर, देखिए, जो मुगल प्रोविंशियल गवर्नर पहले कहाँ बैठता था, औरंगाबाद में बैठता था, है ना, यानी कि इस वाले रीजन में बैठता था मुगल प्रोविंशियल गवर्नर, वो अब बीजापुर में बैठने लगा नीचे। ठीक है, दैट मीन्स अब वो डायरेक्टली और क्लोजली मॉनिटर कर सकता है किसको, मराठों को। तो मराठों पर प्रेशर डालना शुरू हुआ। औरंगजेब ऑर्डर्ड एन अटैक अगेंस्ट अबुल हसन कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा। अब दूसरा अटैक जो है वो किस पर हुआ, गोलकोंडा पर। ठीक है, इन 1687, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ध्यान रखेंगे, और व्यक्तियों के नाम ध्यान रखेंगे, कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, दोनों जो हैं वो शिया इस्लामिक स्टेट्स। In 1687, Mughal army entered the fort and Golconda was annexed to the Mughal Empire. After the downfall of Bijapur and Golconda, Aurangzeb centralized all his forces against Marathas. अब देखिए, बीजापुर और गोलकोंडा को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी मुगल फोर्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मुगल फोर्सेस के पास संख्या ज़्यादा थी और औरंगजेब के पास जो है वो मिलिट्री जनरल बढ़िया थे। लेकिन बीजापुर और गोलकोंडा से काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे मराठे। क्यों? क्योंकि एक तो शिवाजी के अंडर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी दुरुस्त था, पहली बात तो। दूसरा, मराठी जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, उस गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ जो है वो सही तालमेल नहीं बैठ सका, जो मुगलिया, जो मतलब आर्मी या बैटल टैक्टिक्स रहा करती थी। क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो संख्या पर डिपेंडेंट ना रहकर प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है,
वो संकरी गाड़ियों में फंसाते थे। तो ये देख रहे हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बेराड, ये सब मैंने आपको दिखाया। ये अकबर की रेन थी, है ना। अकबर की रेन के बाद जो है वो 16वीं सेंचुरी में गोलकोंडा और बीजापुर कहाँ था? ये गोलकोंडा, ये बीजापुर, ये अहमदनगर, ये बेराड, ये सॉरी ये बेदार है, यहाँ पर ये बेदार है, बीजापुर, अहमदनगर, ये बेराड, ठीक है, और ये है गोंडवाना। इन सबको जोड़कर कभी बहमनी किंगडम था, ठीक है। और नीचे विजयनगर, विजयनगर में से जो है वो एक साइड पॉलीगढ़ टूट गए, एक साइड मैसूर वगैरह टूट गए, ठीक है। लेकिन बाद में देखिए, बाद में ये अहमदनगर वाला रीजन इतना जो है वो शाहजहां ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और शाहजहां ने बीजापुर और गोलकोंडा को मजबूर किया कि वो क्या दें, ट्रिब्यूट दें। और अब बीजापुर से ये ईस्ट कोस्ट वाला, वेस्ट कोस्ट वाला रीजन जो है ये मराठों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और ये बाकी बचा हुआ बीजापुर और गोलकोंडा अब औरंगजेब ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इतना रीजन आप मान के चलें अब औरंगजेब के कंट्रोल में है। और अब औरंगजेब जो है वो देख रहे हैं, दो डायरेक्शन से घेर चुका है औरंगजेब, मतलब पूरी तरह मराठों को घेर लिया है। तो अब बहुत आसान जीत की तरफ औरंगजेब बढ़ रहा है। औरंगजेब को ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से वो जीत जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे मैप्स हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा उन सब से। इन 1689 अब देखिए, संभाजी एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई, ठीक है। शिवाजी के बाद शिवाजी के एल्डेस्ट सन संभाजी शक्ति में आए। एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी वाज टेकन कैप्टिव एंड एग्जीक्यूटेड। सो संभाजी को औरंगजेब ने कैप्चर किया, ठीक है, करवाया औरंगजेब ने कैप्चर। संभाजी को कैप्चर करके बहुत ब्रूटली एग्जीक्यूट किया, ब्रूटली, ठीक है। एंड हिज सन शाहू वाज कैप्चर्ड। औरंगजेब गेव शाहू द मनसब ऑफ 7000 एंड ट्रीटेड हिम वेल। अब औरंगजेब की पॉलिसी देखो अकबर के लिए, मराठों के लिए क्या थी। उस शिवाजी के साथ वो लड़ता रहा वो, ठीक है, हमेशा, मतलब, और शिवाजी जीतते रहे, शिवाजी जो है वो हारे नहीं, औरंगजेब जो है वो जीता नहीं कभी, ठीक है, शिवाजी से। लेकिन शिवाजी के जाने के बाद किसी तरह जो है वो सारे किलेदारों को रिश्वत दे के, और समझ रहे ये इस काम को करने में ना औरंगजेब का खर्चा बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि शिवाजी के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा लॉयल थे उसके लिए, ठीक है, लॉयल्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। लेकिन शिवाजी के जाने के बाद ना उनकी लॉयल्टी को धीरे धीरे औरंगजेब ने खरीदना शुरू किया। औरंगजेब ने अपने खजाने खाली कर दिए, इनफैक्ट इतना कि मराठों को हराने के चक्कर में औरंगजेब ने अपने आगरा से अपना पुश्तैनी खजाना, जो मतलब अकबर के समय से जो पैसा स्टोर था, वो मंगवा लिया कि उसे ले आओ। सो दैट मीन्स ट्रेजरी खाली करने के चक्कर में, बैंकरप्ट होने के चक्कर में था वो। यही मैंने आपको, लेकिन आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखेंगे ना, जब ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे, तो यहां पर ऑन द कॉन्ट्ररी पॉइंट ये आएगा कि जो प्रोविंशियल ट्रेड है उसमें बूम आया था, लेकिन औरंगजेब की ट्रेजरी खाली हो रही थी। ऐसा क्यों? ये इस तरह कहा जाए कि अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स, ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो शाहजहां और जहांगीर के समय से ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, ज़्यादा पैसा जो है वो मतलब आ रहा था औरंगजेब के समय ट्रेड में। लेकिन औरंगजेब की खुद की ट्रेजरी जो है वो खाली हो रही थी। ट्रेजरी क्यों खाली हो रही थी? क्योंकि दक्षिण भारत में पहले तो बीजापुर और गोलकोंडा को सबड्यू करने में उसको पैसा लगा बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद मराठों के किलेदारों को एक एक करके रिश्वत देने में उसको बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, ठीक है। उसने पुश्तैनी खजाना भी मंगवा लिया, ट्रेजरी भी खाली करवा दी, और अब उसको जब अपने जनरल्स को सैलरी देने की बारी आई तो उसके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। तो उसने अपने जनरल्स को इन द ल्यू ऑफ देयर सैलरी जागीरें प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। ये जो जागीरें उसने दी हैं, इससे जागीरदारी क्राइसिस जो है वो और बढ़ा, जिससे फ्यूडलिज्म को और बूम मिला, ठीक है। देखते हैं आगे। सो संभाजी जो है वो शिवाजी के पुत्र, उसको संभाजी को कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया शाहू के साथ। लेकिन देखिए, संभाजी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन शाहू को मनसबदार बनाया गया, रीइंस्टेट किया गया शाहू को मनसबदार बनाकर। बट ही मिसजज द स्ट्रेंथ ऑफ मराठास। हुआ ये कि संभाजी को जो ब्रूटली मारा गया है ना, इससे मराठा भड़क गए कि अब नहीं सहेंगे। और पहले जो मराठा तितर बितर हो रखे थे मराठा फैमिलीज, वो अब सारी इकट्ठा हो गई, राइट। द मराठाज रिकवर्ड देमसेल्व्स एंड कमेंस्ड अ पीपल्स वॉर। और अब मराठा जो है वो छोटे छोटे पॉकेट्स में उन्होंने मुगलों से लड़ना शुरू कर दिया, राइट, जिसको पीपल्स वॉर कहा गया, कि मराठा जनता जो है वो लड़ने पर आ गई। विच एग्जॉस्टेड औरंगजेब्स ट्रेजरी एंड कंपेल्ड हिम टू ऑन द डिफेंसिव, ठीक है। यहां पर ये जो पीपल्स वॉर है ना, ये औरंगजेब की ट्रेजरी को खा जाती है, क्योंकि औरंगजेब जो है वो, औरंगजेब को, औरंगजेब की सेना को किस चीज की प्रैक्टिस थी? सीज डालने की, खुले मैदानों में लड़ने की। लेकिन
100 150 सैनिकों से लड़ने की आदत नहीं थी उन्हें, गुरिल्ला वॉरफेयर की आदत नहीं थी। और ये जो पीपल्स वॉर है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, इसने धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर दिया मुगलिया सेना को। क्योंकि ये क्या करते थे, मान लीजिए 10,000 की सेना का कैंप है मुगल का, ठीक है, लेकिन वो 10,000 की सेना एक साथ तो नहीं बैठेगी ना, वो टुकड़ों में बैठती है, उनका खाना अलग जगह पे चल रहा होता है। तो मराठे क्या कर रहे थे कि उनके खाने में आग लगा दी, ठीक है, जहाँ पे वो पानी पीते हैं उसमें जहर डाल दिया, उनकी टुकड़ी पर उनके जो मतलब जो क्या बोलते हैं कंटिजेंट्स जो होते थे उन पर एक एक करके अटैक किया, एक दो कंटिजेंट्स को एक दूसरे से अलग कर देना। सो गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हुए धीरे धीरे बहुत टेक्टिकली जो है वो उन्होंने औरंगजेब को डिफेंसिव पर ले आए, ठीक है। द वॉर बूटी एंड मोर ओवर, अब कमाई कहां से होनी थी, कमाई होनी थी गोलकोंडा और बीजापुर की वॉर बूटी से। अब गोलकोंडा और बीजापुर की वॉर बूटी ज्यादा निकली नहीं। Insufficient to cover the cost of last phase of Deccan Wars, the reputation of Mughal army was undermined by continuous rebellions and attacks from Marathas in Deccan. Aurangzeb's death in 1707 finally brought to an end on the Deccan. Right? फाइनली 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो उसके बाद तो फिर बहादुर शाह, मतलब सक्सेशन का वॉर हुआ। सक्सेशन के वॉर में बहादुर शाह जफर पहले जो है वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने फिर मराठों की तरफ ध्यान ही देना छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कम कर दिया मराठों की तरफ ध्यान, राइट। सो अब देखते हैं फेजेस क्या हैं, राइट। व्हाट कॉज द रियल ब्रेकडाउन ऑफ मुगल एम्पायर वर्सेस फॉल्टी डेक्कन पॉलिसी। अब ये जो डेक्कन पॉलिसी है ना, ये 4 फेजेस में है, देखते हैं क्या क्या है। औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। फेज 1 क्या है, लेड बाय जय सिंह। जय सिंह जय सिंह उसका बहुत पुराना साथी था, ठीक है। और मैंने बोला ना औरंगजेब कहीं ना कहीं हमें उसके पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट नजर आ जाते हैं। राजपूतों को, जो काबिल राजपूत शासक है उसको अपने साथ रखा हुआ उसने, जय सिंह को, राइट। मुगल फेल टू ले सीज ऑन बीजापुर इन 1665 एंड जय सिंह डाइड इन 1667। ये वो जय सिंह नहीं है जिसको मेवाड़ में बिठाया, ठीक है, वो अलग है, राइट। मुगल फेल्ड टू ले सीज ऑन बीजापुर। बीजापुर में जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके मुगल। क्यों नहीं कर सके, क्योंकि जय सिंह को भेजा हुआ था उसने और जय सिंह नहीं निपट सके। अब सेकेंड फेज क्या होगा, इट वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ ट्राइपरटाइट अलायंस बिटवीन गोलकोंडा, शिवाजी एंड बीजापुर। यहीं से तो समस्या बढ़ती है ना, कि सबसे पहले उसने बीजापुर को कंट्रोल करने के लिए भेजा, बीजापुर कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी, गोलकोंडा और बीजापुर आपस में जुड़े हुए थे। फेज 3 क्या है, द फेज सॉ द कैप्चर ऑफ बीजापुर। जब औरंगजेब खुद अपनी सेनाएं लेकर आया, खुद पर्सनली जब उसने मूव किया, तब जाके बीजापुर 1687, 1686 और गोलकोंडा 1687 में कंट्रोल में आया। फेज 4 क्या है, इन दिस फेज संभाजी एंड द सन एंड सक्सेसर ऑफ शिवाजी वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये फेज 4 जो है ना, ये फेज 4 जो है वो डिक्लाइन का कारण बनता गया। बीजापुर और गोलकोंडा तक कंट्रोल किया था तब भी सब ठीक था, जब उसने संभाजी को मार दिया ना, उसके बाद समस्याएं बढ़ गई। कैसे, इफेक्ट ऑफ औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी देखते हैं क्या है। औरंगजेब हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज डेक्कन पॉलिसी which politically led to the ruin of the Mughal Empire. Deccan wars of Aurangzeb proved very expensive. वेरी एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि पहले तो बीजापुर और गोलकोंडा को कंट्रोल करने में उसको बहुत रिश्वत देनी पड़ी। बीजापुर और गोलकोंडा के पोर्ट के मैनेजर्स को, मतलब कई नोबिलिटी को रिश्वत देनी पड़ी, तभी जाके बीजापुर और गोलकोंडा कंट्रोल में आया। तो पहले तो पैसा यहां लग गया उसका। अब देखिए पैसे की समस्या जो है ना, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के समय में ही पैसे की समस्या थी, शाहजहां के टाइम से ही पैसे की समस्या खड़ी हो गई थी। औरंगजेब के सक्सेशन ऑफ वॉर में मुराद शाह शुजा और दारा शिकोह को हराने के चक्कर में इतने युद्ध उसने लड़े थे, तो वहां पर भी पैसा बहुत लग चुका था। शाहजहां ने जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उसमें शाहजहां जो है वो रॉयल ट्रेजरी को काफी हद तक खत्म कर चुका था, ठीक है। और शाहजहां ने जो जागीरदारी क्राइसिस शुरू कर दिया था, यानी सैलरी कैश में ना देकर लैंड जो है वो सैलरी के रूप में देनी शुरू कर दी थी, वहां से लैंड रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। तो यानी कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेन में ही एंटर किया था रेन में अपने, मतलब शासन जो है वो शुरू किया था औरंगजेब ने एक फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड माहौल में। फिर फर्स्ट फेज में वो नॉर्थ इंडिया में लड़ता रहा, सेकंड फेज में वो दक्कन में जाके लड़ा, तो दक्कन में उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत महंगाई है, यहाँ पर तो नोबिलिटी, यहाँ पर तो एमएलए खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। द वेस्टफुल एंड इंसेसेंट वॉरफेयर इन द डेक्कन एम्प्टीड द स्टेट ट्रेजरी। पहले तो बीजापुर गोलकोंडा को सबड्यू करने में पैसा बहुत लग गया, फिर उसके बाद
मराठों को कंट्रोल करने में, मराठों के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर जो लगातार चलती रही, उसमें ट्रेजरी खत्म हो गई। एम्पायर वॉज ब्रॉट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, टू मीट द सिचुएशन औरंगजेब रिवाइव्ड द सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ लैंड ऑफ जागीर। देखिए, औरंगजेब जो है वो, औरंगजेब ने खुद जो है वो जागीरें बांटनी शुरू कर दी, क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, टू द इंपीरियल ऑफिसर्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, बट सच ग्रांट्स रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर्स। Aurangzeb spent huge amounts on bribes to Maratha officers in charge of hill forts. He ordered the accumulated treasures of his ancestors to be taken out of the walls of Agra and Delhi forts and sent to him in Deccan, but even these last reserves were exhausted. देख रहे हैं, उसने जागीरें बांटनी शुरू करी, उसने मराठा ऑफिसर्स को रिश्वतें देनी शुरू करी, और पैसे की इतनी कमी आ गई कि उसने दिल्ली और आगरा के तहखानों से जो पुराना पैसा इकट्ठा किया हुआ था उसके पूर्वजों ने, उसको बुलवा लिया कि दक्कन भेज दो, और वो भी खर्च कर दिया। तो बैंक्रप्सी की तरफ तभी जो है वो, मतलब बोला जाता है कि उसने म्यूजिक क्यों बंद करवा दिया, उसने कोर्ट पोइट्स को क्यों डिसमिस कर दिया, उसने दीवाने आम और दीवाने खास से जो है वो हीरे जवाहरात क्यों उतरवा लिए, इसीलिए क्योंकि पैसा नहीं था उसके पास। ठीक है, इट हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब इससे हो क्या रहा था, देखिए, सेंटर के पास पैसा नहीं है, सेंटर के पास पैसा नहीं है, दैट मीन्स प्रोविंसेस को बजट नहीं दे सकता वो डिफेंस मेंटेन करने का, सैनिटेशन में, इरिगेशन मेंटेन करने का, एजुकेशन को मेंटेन करने का, इन सब के पैसा जो है वो सेंटर को नहीं जा सकता। ठीक है, और सेंटर से जितना भी पैसा निकल रहा है वो वॉरफेयर में लग जा रहा है, दैट मीन्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया। ठीक है, as public buildings, educational institutions, irrigation works and other public utility services could not be carried out because of lack of funds, and Aurangzeb's long absence from the capital for 25 years put the entire administrative machinery out of gear. ठीक है, 25 साल से औरंगजेब दक्कन में है, कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला लेना है, अगर वजीर, दिल्ली में वजीर बिठाए हुए उसने, आगरा में वजीर बिठाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट दीवान बैठे हैं वहां पे, लेकिन उनको अंतिम अगर फैसला लेना है तो औरंगजेब से पूछना पड़ेगा। अब वो खत औरंगजेब तक 4 दिन में पहुंचेगा, औरंगजेब उस खत को पढ़कर 4 दिन में जवाब देगा, अब वो 4 दिन बाद खत, मतलब समझ रहे हैं, एक फैसले को लेने में 10 से 15 दिन का डिले हो रहा है, और उस 10 से 15 दिन के डिले में जरूरी भी नहीं है औरंगजेब जैसा चाहता है वैसा फैसला लिया जाए। सो दैट मीन्स दिल्ली आगरा में करप्शन बढ़ता गया, जो नोबिलिटी है वो अपने फायदे में खेलती गई, क्योंकि उसको लग गया पता है कि औरंगजेब के जाने के बाद अगला जो बादशाह बनेगा वो पपेट बनाना है हमें। ठीक है, क्योंकि नोबिलिटी तो शुरू से इसी चक्कर में थी कि बादशाह को पपेट बनाया जाए, राइट। सो औरंगजेब के जाने के, औरंगजेब दक्कन में है, और जो दिल्ली आगरा, मतलब जो पूरी नॉर्थ इंडिया की नोबिलिटी है वो इसी अब मतलब काम में लग गई है कि हमें जो है वो अगले बादशाह को मैनिपुलेट करके रखना है। ठीक है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो आउट ऑफ गियर हो गई। ठीक है, मतलब मशीन कहा गया ना, तो मशीन गियर्स पर चलती है ना, और आउट ऑफ गियर हो जाना यानी कि ठीक से काम नहीं कर रहा ना, डिले हो रहा है। ठीक, तो लूट मार बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई है। ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा, करप्शन बढ़ गया। अब करप्शन बढ़ गया तो सेंटर तक ठीक से पहुंच नहीं रहा। वैसे तो औरंगजेब का मतलब खौफ था सबको, बट स्टिल करप्शन जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, आखिरी के दिनों में खास तौर पे by draining away the revenues and manpower to fight the incessant war in Deccan, and by placing the North Indian province in the charge of second-rate officers with a small contingent of troops and limited resources, he caused disorder and misrule in the country. देखिए, खुद दक्कन में बैठा है, दिल्ली, देखिए मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूं, खुद वो दक्कन में है, दक्कन में यहां पर मराठे, बीजापुर, गोलकोंडा को वो सबडू कर चुका है। ठीक है, यहां पर मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, राजपूताना, दिल्ली, आगरा, अवध, बिहार और बंगाल, और ऊपर पंजाब, मुल्तान और सिंध, और इधर काबुल और कंदाहार। ठीक है, ये इसके प्रोविंसेस हैं। ठीक है, आई होप ये मैप आपको अच्छे से समझ आता होगा। ठीक है, सो जब सुल्तान दक्षिण में है, एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली आगरा से चल रहा है, सो सबसे पहले करप्ट कौन होगा, कंधार और काबुल। राजपूत चलो फिर भी उसके कंट्रोल में, बुंदेल हाथ से निकल गया, बंगाल हाथ से निकल रहा है, क्यों, क्योंकि बंगाल जो है वो रिच है। सो बंगाल को देख देख के बिहार और उड़ीसा भी हाथ से निकल रहे हैं, यहाँ पर उड़ीसा है, तो बंगाल
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखिए औरंगजेब के जाते ही बंगाल और उड़ीसा जो है वो आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जो है वो शक्ति लेटर मुगल्स की खत्म हो जाएगी। लेकिन काबुल और कंदाहार कमजोर होने का मतलब क्या है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अटैक होगा। सो औरंगजेब के जाने के बाद 1707, जब तक औरंगजेब जिंदा था, कोई अफगानी शक्ति यहां से एंटर नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट औरंगजेब के जाने के बाद 1739 तक औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग रहा कि कोई भी अफगानी शक्ति एंटर नहीं करी। लेकिन औरंगजेब के दक्कन में रहने की वजह से ही ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो टूट गया हाथ से। पहले काबुल कंदाहार अफगानों के हाथ में गया, फिर पंजाब अफगानों के हाथ में गया, मुल्तान सिंध अफगानों के हाथ में गया, और फिर उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, ठीक है। 1739 नादिर शाह के अटैक्स, ठीक है। तो समझ रहे हैं, दक्कन में औरंगजेब ने जो 25 साल गुजारे हैं ना, उस वजह से एम्पायर जो है वो उसका छूट गया उसके हाथ से, राइट, क्रश हो गया एम्पायर। अब औरंगजेब और मराठों के बीच में देखते हैं क्या रहा। हैविंग अचीव्ड वन ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स, क्या कि बीजापुर गोलकोंडा को कंट्रोल करना है, ठीक है। डेक्कन पॉलिसी, दैट इज एनेक्सेशन ऑफ डेकेडेंट सल्तनट्स ऑफ डेक्कन, औरंगजेब टर्न टुवर्ड्स द अदर, दैट इज द सप्रेशन ऑफ मराठा पावर। पहले उसने शिया शक्तियों को खत्म किया, कंट्रोल में लाया आपने, अब मराठों को सब्ज्यू करने की बारी आई। द राइज ऑफ मराठा पावर इंट्रोड्यूस्ड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 7th सेंचुरी। अब देखिए यहां पर ना सवाल यह बनता है कि क्या औरंगजेब, ऑप्शनल का सवाल है, क्या औरंगजेब इतना, मतलब समझ रहे हैं, इतना उसको लगाव था अपने पैदाइशी प्लेस से कि वो वहीं पर ही उसने ज़्यादा समय गुजारा, ठीक है। कि ये सवाल भी बन जाता है कि औरंगजेब ने दक्कन में इतना ज़्यादा समय क्यों बिताया, क्योंकि यही पैटर्न हमें मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का भी जो पैदाइशी है या जो शुरुआती उसका जो मतलब गवर्नरशिप जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में भी दक्कन की ही थी। इसीलिए उसने बाद में भी कैपिटल जो है वो दक्कन में शिफ्ट करी, और दक्कन में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, जिस वजह से उसका एम्पायर भी कमज़ोर हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शनल का सवाल बनता है, औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी मोहम्मद बिन तुगलक की दक्कन पॉलिसी को कंपेयर करने का सवाल बनता है, राइट। सो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा। वैसे ऑप्शनल में डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ों को मैं, लेकिन अभी केवल आपको थोड़ा सा जो है वो बेसिक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट देखिएगा फिर से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द राइज ऑफ मराठा पावर इंट्रोड्यूस्ड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए औरंगजेब क्या कह रहा था, दरुल इस्लाम बनाना है। दरुल इस्लाम के लिए उसको शियाज को भी सप्रेस करना है, और सारे हिंदू, जितने हिंदू और मतलब नॉन मुस्लिम, नॉन सुन्नी मुस्लिम जितने भी सेक्ट्स हैं उन सबको सबड्यू करना है, राइट। तो उसने सिखों को कंट्रोल में लाया। वैसे सिखों के साथ उसकी लगातार लड़ाई चलती रही, सिख पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आए उसके, बट स्टिल काफी हद तक उसने सिखों से सरेंडर तो करवा ही लिया था एक बार, ठीक है। जाटों को उसने कंट्रोल में लाया, सतनामियों को कंट्रोल में लाया, लेकिन रिबेलियन होते रहे, लेकिन उनके लीडर्स को तो कंट्रोल में ले आया। बुंदेलखंड उसके हाथ से निकल गया। अब मराठा शक्ति अगर एक बड़ी हिंदू शक्ति के रूप में उभर जाती है, तो मराठा को एग्जाम्पल बनाकर कहीं राजपूत ना अलग हो जाएं, बुंदेल ना अलग हो जाएं, या सिख फिर से जो है वो रिबेल ना कर पड़े, इसलिए मराठों को सबड्यू करना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी था। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मराठे जो है वो अपने एंड से एक बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, द राइज वॉज अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज टू मुगल एम्पायर एंड कॉम्प्लिकेटेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन डेक्कन, द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ विच औरंगजेब कुड नॉट रियलाइज एट फर्स्ट, राइट। औरंगजेब ने मराठों को जो हल्के में लिया ना शुरू में, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रेन 1657 से 1681, हिज विक्ट्रीज इन डेक्कन अचीव्ड नो डेफिनेट सक्सेस अगेंस्ट मराठास। देखिए शुरुआत में भी उसने मराठों के खिलाफ जो है वो युद्ध करे, क्यों, क्योंकि उसने शिवाजी को कैप्चर करके भी रखा नॉर्थ इंडिया में काफी समय तक, लेकिन उससे वो मराठों को पूरी तरह सबड्यू नहीं कर सका। मिर्जा राजा जय सिंह, द मुगल्स वायसरॉय ऑफ डेक्कन फ्रॉम 1658 to 1666, humbled the pride of शिवाजी and compelled him to sign the treaty of पुरंदर in 1665। ठीक है, ये वही है मिर्जा राजा जय सिंह जिन्होंने शिवाजी को पुरंदर की ट्रीटी और कई किले जो हैं वो इंक्लूडिंग पुरंदर, कई किले जो हैं वो सरेंडर करने पर मजबूर करा। ठीक है, जिन किलों को बाद में
मराठों ने रिकवर कर लिया, लेकिन स्टिल ये किले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब देखिए ये मैप आपको दिखा रहा है कि मराठा शक्ति कहां तक फैली और मुगल शक्ति। सो मुगल शक्ति देख रहे हैं आप दक्षिण तक, यहां इतना अंदर तक तो नहीं, यहां तो ट्रिब्यूट लेने गए वो, लेकिन इतना रीजन जो है वो मुगल्स के कंट्रोल में था। राइट, दिस वाज द हाइट ऑफ मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब। अब फिर औरंगजेब के बाद जो है वो काबुल कंधार गया हाथ से। ठीक है, पंजाब सिंध देख रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ पर प्रोविंसेस के नाम लिखूं तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखिए काबुल कंधार लिखा ही हुआ है यहाँ पे, है ना, ये काबुल है, ये कंधार है, ये है आपका पंजाब, ये आपका मुल्तान, ये आपका सिंध। ठीक है, ये राजपूताना, ये गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, ये आपका इलाहाबाद वाला रीजन, ये इलाहाबाद, ऊपर अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये गोंडवाना, गोलकोंडा, बीजापुर, अच्छा गोलकोंडा, बीजापुर, ये मराठा वाला रीजन, ये विजयनगर, यहाँ पर बीच में बेदार, बेराड, अहमदनगर। ठीक है, तो ये और ये दिल्ली आगरा तो है ही, है ना, दिल्ली आगरा सेंटर कैपिटल। तो ये मुख्य प्रोविंसेस थे, ये मुख्य मनसब हैं। राइट, जिसमें से एक एक करके पहले काबुल कंधार गया, फिर पंजाब सिंध मुल्तान गया, बंगाल बिहार उड़ीसा गया हाथ से। ठीक है, इधर मराठे शक्ति धीरे धीरे जो बढ़ी, तो मराठों ने पहले अहमदनगर, बिराड़, बीजापुर, गोलकोंडा इन सबको कंट्रोल किया, फिर गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, गोंडवाना, उड़ीसा को कंट्रोल किया देखिए, और फिर बाद में दिल्ली आगरा को भी कंट्रोल में लिया मराठों ने सब्सिक्वेंटली। देख रहे हैं आप, मराठों ने फाइनली दिल्ली आगरा तक के रीजन को कंट्रोल किया, और ऊपर वाला रीजन जो है वो यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। इधर सिख डेवलप हो गए, ठीक है, अफगानों के जाने के बाद, और अफगान जो है वो कभी अटैक करते रहते थे, कभी जाते रहते थे, बट फिर अफगानों के जाने के बाद यहाँ पर सिख डेवलप हुए। राइट, सो ये मैप इस तरह प्रोविंसेस आपको पता होने चाहिए सारे, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आप तैयार कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1666 शिवाजी विजिटेड द इंपीरियल कोर्ट एट आगरा। शिवाजी को इनवाइट किया गया आगरा, शिवाजी आ गए और शिवाजी को बंदी बना लिया गया। एक तो ये धोखाधड़ी की गई शिवाजी के साथ। वॉज पुट अंडर कन्फाइनमेंट बाय औरंगजेब ऑन हिज रिटर्न टू साउथ। अब 1674 में शिवाजी किसी तरह जो है वो आज़ाद होकर साउथ में गए, और उन्होंने अपने आप को सोवेरन जो है वो शासक घोषित किया मराठा का। ठीक है, स्वराज घोषित किया। शिवाजी नॉट ओनली रिकवर्ड हिज लॉस्ट टेरिटरीज बट ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर बाउंड्रीज एंड सेलिब्रेटेड हिज कॉरोनेशन एज सोवेरेन रूलर इन 1674। ये हम जानते हैं, है ना। बिफोर हिज डेथ इन 1680, 1660 में उनकी मृत्यु हुई, मराठा किंगडम बिकेम मोस्ट पावरफुल स्टेट इन साउथ। मोस्ट पावरफुल इन द सेंस कि वेस्ट कोस्ट उनके कंट्रोल में, कोंकण वाला रीजन, है ना, जो नॉर्थ कोंकण साउथ कोंकण जो है उनके कंट्रोल में है, और बीजापुर और गोलकोंडा के बराबर की शक्ति जो है वो आप मान के चलिए कि हो गई है मराठा। इन 1681 अकर्ड द रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस अकबर। अब प्रिंस अकबर 1681 साल याद है ना आपको, मेवाड़ मारवाड़ का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो औरंगजेब ने खत्म किया। सो वहां से अकबर मतलब निकल भागे। कहाँ भागे वो? उन्होंने शरण लिया आकर मराठों के पास। ठीक है, एंड इज फ्लाइट टू कोर्ट ऑफ मराठा किंग शंभाजी। अब पहले मेवाड़ मारवाड़ को औरंगजेब कह रहे थे कि अकबर को सरेंडर कर दो। ठीक है, और अब अकबर ने मराठों को कहा कि, सॉरी नॉट अकबर, लेकिन औरंगजेब ने मराठों को कहा कि अकबर को सरेंडर कर दो। राइट, दिस ऑब्लाइज्ड औरंगजेब टू कम टू साउथ। अब अकबर अपने आप को जो है वो बादशाह घोषित कर चुके थे, और अकबर ने वही बात मेवाड़ मारवाड़ के साथ भी, अंडरस्टैंडिंग अकबर की वही बनी हुई थी जो मराठों के साथ बनी, कि औरंगजेब को हटाते हैं शक्ति से, मैं बैठता हूं और मैं एक बेनेवोलेंट रूल लेकर आऊंगा। ठीक है, पहले अकबर की तरह दूसरा अकबर भी उसी मतलब सेम रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी को फॉलो करना चाहता था। ठीक है, द फर्स्ट 4 years वर स्पेंट इन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू सीज प्रिंस अकबर एंड इन फ्रूटलेस कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा। पहले 4 साल तो 1682 के बाद फिर औरंगजेब दक्षिण में आ ही गया, है ना। पहले 4 साल तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया, ना ही अकबर को पकड़ पाया, ना मराठों को सबड्यू कर सका। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सोचा, 4 साल बाद सोचा कि पहले बीजापुर और गोलकोंडा को खत्म करता हूं, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं औरंगजेब ने सोचा बीजापुर और गोलकोंडा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मराठों की। ठीक है, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा 1686-87 औरंगजेब वाज फ्री टू डील विद मराठास। तो आपको समझ आ रहा है ना, टाइमलाइन आपको समझ आ रही है। 75 से 81 वो राजपूतों से निपटा,
ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ को उसने सबड्यू किया और मेवाड़ में जयसिंह को रीइंस्टेट किया। ठीक है। फिर उसके बाद अकबर जो है वो दक्षिण आ गए। 1781 से 1782 से 1786 वो मराठों से लड़ता रहा अकबर को कैप्चर करने के चक्कर में, जो कि नहीं हो पाया। फिर उसने सोचा कि किसको हराया जाए, पहले बीजापुर गोलकोंडा को हराया जाए। 86 और 87 में उसने बीजापुर और गोलकोंडा को रास्ते से हटाया ताकि अब जो है वो मराठों पर वो फोकस कर सके। ठीक है, तो समझ आया आपको, बीजापुर गोलकोंडा खत्म। संभाजी को फिर, अब बीजापुर गोलकोंडा खत्म, मराठों को सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बीजापुर गोलकोंडा दे रहे थे, तो अब संभाजी को कैप्चर कर लिया औरंगजेब ने। was taken prisoner by औरंगजेब and tortured to death in 1689। टॉर्चर टू, समझ रहे हैं, आंखें वाखें फोड़ दी उनकी। ठीक है, टॉर्चर किया। आफ्टर हिज डेथ राजा राम शिवाजी सन फ्रॉम अनदर वाइफ was proclaimed द न्यू छत्रपति। शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया। ही रिमेन्ड इन पावर फ्रॉम 1789 से 1700। उसके बाद मुगल्स लेड, अब ये 1789 से यहां पर जो है वो मुगलों का पैसा खत्म हुआ है। ठीक है, इस जगह क्यों, संभाजी को जो ब्रूटली मारा है ना, ठीक है, इससे मराठा जो कन्फेडरेसी तैयार हुई, आप कह सकते हैं, मतलब इसी वजह से यहीं से जो है वो मराठा कन्फेडरेसी तैयार होने के स्टेप जो है वो डले हैं। क्योंकि जहां जहां पर मराठा नोबिलिटी एक्टिव थी, वो सब मुगलों से अपनी अपनी कैपेसिटी में लड़ने लगी और एक पीपल्स वॉर कह सकते हैं आपकी, मुगलों को लड़ना पड़ा मराठों के खिलाफ। और जो पीपल्स वॉर है उसमें मुगल नहीं जीत पा रहे थे, इससे मुगलों का खजाना जो है वो खाली होता गया। औरंगजेब ने अपने पुश्तैनी खजाने तक को बुलवा लिया और वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, मुगल्स लेड सीज ऑफ द मराठा कैपिटल रायगढ़, बट राजा राम स्लिप्ड आउट एंड रीच्ड जिंजी। अब रायगढ़ पर पहले उसने सीज डाला मुगल ने, ठीक है, 1789 के बाद राजा राम निकल गए वहां से, जिंजी चले गए। कुछ समय तक मराठों की कैपिटल क्या रही, जिंजी, विच बिकेम द मराठा हेडक्वार्टर्स आउटसाइड महाराष्ट्र। द मुगल नाउ कैप्चर्ड अ नंबर ऑफ मराठा फोर्सेज एंड क्रिएटेड डिसऑर्डर इन होल ऑफ देयर किंगडम। By the end of 1689, Aurangzeb reached the peak of his glory, and Aurangzeb was the unrivaled Lord Paramount of Northern Indian and Deccan alike। देखिए 1789 के बाद मैंने कहा ना डिक्लाइन शुरू होगा, लेकिन एक बार रायगढ़ से राजा राम को खदेड़ने के बाद जो आस पड़ोस का जितना भी रीजन था मराठों का, उस सबको जो है वो औरंगजेब ने अपने कंट्रोल में लिया और उसको लगा कि वो मराठों से जीत गया और ढिंडोरा पीट दिया गया कि औरंगजेब जो है वो उत्तर भारत दक्षिण भारत सबका जो है वो सोवरेन औरंगजेब है वो। लेकिन जिंजी जब पहुंचे राजा राम, फिर उन्होंने अपने आप को, या मराठों ने रीइंफोर्स करना शुरू किया। बट संभाजी's brutal murder provoked the Maratha wrath to seek revenge, and Marathas joined Raja Ram at Jinji to retrieve the lost territory and prestige. It now became People's War and Aurangzeb could not end it। यहां पर जो है वो People's War शुरू होती है। एक तो संभाजी की ब्रूटल डेथ, उसके बाद रायगढ़ से राजा राम को खदेड़ा जाना, जितनी भी मराठा, जितनी भी नोबिलिटी है जगह जगह पर फैली हुई है, वो सब जो है वो राजा राम के साथ जुड़ गई और वो मिलकर अपनी अपनी कैपेसिटी में औरंगजेब से लड़ते रहे, और जिससे औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की ट्रेजरी पर एक बहुत भारी नुकसान हुआ। जुल्फिकार खान, ये वही जुल्फिकार खान है जो बाद में लेटर मुगल के वजीर भी बनेंगे। ठीक है, वॉज सेंट बाय औरंगजेब टू बिसीज जिंजी एंड कैप्चर्ड राजा राम। अब देखिए, जिंजी को बिसीज करने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा गया। द सीज लास्टेड फॉर 8 ईयर। 8 सालों तक सीज डला रहा, समझ रहे हैं आप, 8 सालों तक किलाबंदी डले रहने का मतलब समझ रहे हैं कितना रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है। किले के बाहर सेना 8 साल तक निष्क्रिय बैठी हुई है, ठीक है, किले को भेद नहीं पा रही। बट बिफोर इट्स फॉल इन 1698 राजा राम एस्केप्ड, और 1698 में जिंजी ऑल्सो फेल, राइट। सो राजगढ़ इनकी कैपिटल थी पहले, ठीक है, राजगढ़ या राजगढ़ कह सकते हैं आप, राजगढ़ वॉज देयर कैपिटल। और एक सेकेंड, राजगढ़ वॉज देयर कैपिटल। उसके बाद राजगढ़ के बाद जिंजी, और अब जिंजी भी जब 1698 में खत्म हुआ तो जिंजी से फिर राजा राम स्लिप आउट हो गए, और राजा राम की 1700 में मृत्यु हो गई जब वो 30 साल की उम्र के थे। ठीक है, एंड हिज वाइफ ताराबाई मेड हर सन शिवाजी थर्ड एज 4 years द सक्सेसर टू हिज फादर। सो उसके बाद अब 1700 से 1707 तक
औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रही कौन? ताराबाई। ठीक है, मतलब शिवाजी थर्ड वॉज द रूलर, मतलब नॉमिनल नाम था उनका तो केवल ना, छोटे थे वो तो उम्र में। ताराबाई जो है वो गद्दी पर बैठकर लड़ती रही and took the reins of government into her own hands under the Maratha liberated under her the Marathas liberated major part of territories and led successful raids into all Mughal provinces of central and south India including Malwa and Gujarat। 1700 से 1708 के बीच में बीजापुर के रीजन, ठीक है, मराठों ने बीजापुर के रीजन, गोलकोंडा के, बिदार के, बिराड़ के, अहमदनगर, मालवा, बुंदेलखंड तक ये सारा रीजन मुगलों से छुड़वा लिया। और अभी भी औरंगजेब दक्कन में ही है। ठीक है, सो अब औरंगजेब की फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीक पर, औरंगजेब की उम्र भी पीक पर, औरंगजेब बहुत ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका है इस समय तक। द मराठास विद देयर एनॉर्मस रिसोर्सेस, समझ रहे हैं, इतना बड़ा रीजन कंट्रोल में, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों ट्रेड मराठों के कंट्रोल में, मराठों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब मराठों ने जो है वो दक्कन पर एक छत्र शासन करना शुरू कर दिया, राइट। became practically masters of situation in the Deccan and also in certain parts of central India। Broken down by age and frustration, he returned to Ahmednagar in January 1706 and died there a year later। ठीक है, औरंगजेब जनवरी 1706 में अहमदनगर लौट गया और फिर अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई 1707 में, राइट। और औरंगजेब के जाने के बाद फिर लेटर मुगल्स तो कंट्रोल कर ही नहीं सके मराठों को, राइट। सो यहां पर खत्म होती है औरंगजेब और मराठों की स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी। शिवाजी के अंडर मराठा एम्पायर के बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बहुत लंबी कहानी है लेकिन वो ऑप्शनल की कहानी है, ये सेशंस है प्री के लिए, राइट। सो ऑप्शन, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि प्री पढ़ने के लिए ऑप्शनल की कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने करे, क्या उसमें मराठों के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर इतना डीप में सवाल आया? कहीं भी नहीं आया ना। इसलिए हमने बहुत सरफेस की इंफॉर्मेशन पढ़ी है, मतलब छोटे छोटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर किया, लेकिन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी पर सवाल बनता है, उसको अब हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इन 1674 शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट राजगढ़, है ना। शिवाजी ने अपने आप को 1666 में शिवाजी को कैप्चर कर लिया गया था। 1674 में शिवाजी इलाहाबाद से भाग आए और शिवाजी ने अपने आप को कॉरोनेट कर लिया एज छत्रपति। एक्सक्यूज मी। He was by now the most powerful among the Maratha chiefs and by virtue of the extent of his dominions and the size of his army could claim a status equal to Deccan Sultans। So मराठा शक्ति को बढ़ाया शिवाजी ने इतना कि दक्कन सुल्तानों के बराबर हो गया वो। और फिर इवेंचुअली 1700 तक आते आते तो सभी, मतलब पूरे दक्कन के सारे एरिया को मराठों ने अपने कंट्रोल में कर ही लिया था। मैंने आपको मैप दिखाया ना उस मैप में, राइट। सो देखिए अब यहां पर हो क्या रहा है, मराठे जो हैं वो किन को रिप्लेस करके आए? मराठे जो है वो अहमदनगर को रिप्लेस करके आए। अहमदनगर में एडमिनिस्ट्रेशन किसका सबसे स्ट्रांग था? बताइए, तुरंत कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं तब तक। शिवाजी लेड अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज ब्रीफ रेन टिल 1680। 1674 से 1764 से 1674 से, दो बार बोल दिया मैंने 1764 से, है ना। 1674 से 1680 के बीच में बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करके गए शिवाजी, जो कि काफी लंबे समय तक, जो कि 1818 तक मदद करता रहा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किसकी? मराठों की। ठीक है, देखिए यहां से मराठे शुरू हुए थे, इस रीजन से। ठीक है, ये अहमदनगर वाला रीजन जो है वो मराठों ने अपने कंट्रोल में लिया था। ठीक है, अब यहां से मराठे शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा, ये सारा रीजन मराठों के कंट्रोल में आ गया था इवेंचुअली, पूरा का पूरा रीजन, है ना। लेकिन दिस वाज देयर स्टार्ट, यहां से मराठों ने शुरुआत करी थी। और ये कहीं बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में अन्य मराठा फैमिली या मराठा सिंपथाइजर्स भी मौजूद थे। ठीक है, शिवाजी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली बोरोड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ डेक्कन सल्तनत। कौन से?
मलिक आम्बर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, एक अफ्रीकन स्लेव लाया गया था सोमाली से, ठीक है, जो कि धीरे धीरे जो है वो वजीर तक पहुंच गया और इतना इफेक्टिव वजीर था कि शाह को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था उसने, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को फर्दर फॉलो किया गया बीजापुर ने, गोलकोंडा ने, और अब मराठों ने भी जो है वो मलिक आम्बर के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को फॉलो किया। राइट, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम मलिक आम्बर रिफॉर्म्स इन अहमदनगर। क्यों? अहमदनगर को रिप्लेस करके ही मराठा आए थे। राइट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, या इस तरह बोल लीजिए कि अहमद जो मतलब क्या बोलते हैं, संभाजी जो थे वो अहमदनगर के ही एक नोबल थे। राइट, द किंग वॉज द सुप्रीम हेड। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं हम मराठों का, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट हु असिस्टेड बाय ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है। तो किंग और किंग की काउंसिल को कहा जाता है अष्टप्रधान। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुक जाइए। थ्रू आउट एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में क्या प्रोसेस ऑफ चेंज देखा हमने? ऋग्वैदिक पीरियड से मौर्यन काल तक सेंट्रलाइजेशन हुआ। सो मौर्यन काल में हमने शासक और उसकी काउंसिल देखी। मौर्य काल से फिर हमें डिसेंट्रलाइजेशन होता हुआ नजर आता है, फ्यूडलिज्म बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन स्टिल हमें गुप्तों में भी शासक और उसकी काउंसिल नजर आई। ठीक है, शासक, काउंसिल और फिर नीचे के अन्य मेंबर्स। राइट, तो आपको शासक और उसकी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं, अलग अलग एज की, अलग अलग डायनेस्टी के। तो यहां पर क्या है, यहां पर कहा जा रहा है उनको अष्टप्रधान, यानी किंग की जो काउंसिल है उसमें 8 प्रधान है, 8 जो है वो मेंबर हैं। ईच मिनिस्टर वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द रूलर, और ये सारे के सारे जो हैं वो प्रधान किसको रिपोर्ट करेंगे? किंग को, छत्रपति को। द रूलर कुड अपॉइंट एंड डिसमिस दीज मिनिस्टर्स एंड वॉज नॉट बाउंड टू देयर एडवाइस। रूलर जो है वो बाउंड नहीं है, रूलर किसी मर्जी प्रधान को अपॉइंट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, यानी सेंट्रल सिस्टम है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है? सेंट्रल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, कि सेंटर ही अपॉइंट कर रहा है और सेंटर ही रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अब अष्टप्रधान के बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो पेशवा, सबसे पहले प्रधान है पेशवा। पेशवा क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद है अमत्या। अमत्या के लिए टर्म है माजुमदार, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दो दो टर्म्स आपको नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि एक जो है वो अहमदनगर के एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया और फिर उसको मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा गया है, तो अमत्या और माजुमदार। अब ये अमत्या जो है ना, ये आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ मेरी जो है वो एंशिएंट की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अमात्या टर्म यूज होती हुई देख ली है ना, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखी है हमने। अकाउंटेंट जनरल, माजुमदार कौन है? अकाउंटेंट जनरल है, लेटर बिकेम रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर। बट डिफरेंस देखिए क्या है, वहां पर अमात्य के अलग अलग फंक्शंस थे, यहां पर अमात्य जो है वो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको माजुमदार भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट आएगा सचिव और सुरनवी, सुरनवी राइट, जिसको चितनी भी कहा जाता है, चितनीज। लुक्ड आफ्टर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि राजा के जो आदेश हैं, राजा की जो डिक्रीज हैं, राजा तक जो मैसेज आएगा, राजा को पढ़ाया जाता है जो, ठीक है, राजा की फैमिली में जो मैसेज जाएगा, अन्य नोबिलिटी तक जो मैसेज पहुंचाने हैं, वो सब उसे कहा जाता है रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कौन कर रहा है? सचिव कर रहा है, या सुरनबी। उसके बाद नेक्स्ट है सुमंत या दाबिर, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स को कौन हैंडल कर रहा है? सुमंत या दाबिर। तो ये टर्मिनोलॉजी का सवाल है, देख रहे हैं आप, ये टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सवाल यहां से बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सेनापति या सरे नौबत। ये जो, लेकिन खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अष्टप्रधान के नाम आपको हिंदी में तो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो इसके साथ फारसी वर्ड है वो आपको पता होने बहुत जरूरी है। सेनापति के लिए वर्ड है सरे नौबत, राइट, सारी या नौबत। मिलिट्री कमांडर लुक्ड आफ्टर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी। उसके बाद मंत्री या वाक्यानवीस। अब वाक्यानवीस ना आपको मुगल कोर्ट में, और वाक्यानवीस आपको दिल्ली सुल्तान के कोर्ट में भी दिख जाएंगे, जो कि वाक्यानवीस करते हैं, है ना, जो कि मतलब न्यूज डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन अष्टप्रधानों में वाक्यानवीस कौन है? ये एक मंत्री है जो कि क्या करता है? पर्सनल सेफ्टी ऑफ द किंग, किंग की पर्सनल सेफ्टी, लुक्ड आफ्टर द इंटेलिजेंस
वो वाक्यानवीसी का काम भी कर रहे हैं, है ना, इंटेलिजेंस यानी कि न्यूज यहां वहां से डॉक्यूमेंट करके राजा तक पहुंचाने का काम, ठीक है। पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स किसके हाथ में, मंत्री या वाक्यानवीस के हाथ में। उसके बाद न्यायाधीश कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पंडित राव लुक आफ्टर चैरिटेबल एंड रिलीजियस अफेयर ऑफ द स्टेट, राइट। अब इनमें से पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर किसी, बाकी सभी को आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, बाकी सभी को मिलिट्री एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। ऑल अदर मिनिस्टर्स आल्सो हैड टू परफॉर्म मिलिट्री ड्यूटीज इन केस ऑफ वॉर, ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अष्टप्रधान आपको नजर आए ना, कौन कौन, पेशवा, अमात्या, सचिव, सुमंत, सेनापति, मंत्री, न्यायाधीश और पंडित राव, ठीक। और ऊपर सबसे उनके टॉप में कौन, छत्रपति। पेशवा इनमें से सबसे स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, कुछ राष्ट्रों में प्रेसिडेंट स्ट्रांग होता है प्रेजेंट डे के हिसाब से, कुछ राष्ट्रों में प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है, प्रेसिडेंट है लेकिन वो कमजोर है। सेम गोज फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन में किंग और क्वीन तो हैं लेकिन वो नॉमिनल हेड हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो सेरिमोनियल पोस्ट है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट सेरिमोनियल पोस्ट बनकर रह गए। असल शक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, उसकी कैबिनेट के हाथ में, ठीक है। सो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ यही बदलाव हुआ, जो छत्रपति हैं वो केवल नॉमिनल हेड बनकर रह गए, ठीक है ना, छत्रपति की शक्ति जो है वो खत्म हो गई, लेकिन जो पेशवा हैं वो बन बैठे, क्या मतलब, प्राइम मिनिस्टर है पेशवा, और उन वो डिफेक्टो रूलर बन बैठे, उनके हाथ में जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। पेशवा वॉज द टाइटुलर इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर। शिवाजी है ना, पेशवा, पेशवा आप मान सकते हैं मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर को, वजीर भी मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट। शिवाजी क्रिएटेड द पेशवा, बहुत ध्यान रखिएगा, पेशवा की पोस्ट किसने क्रिएट करी है, शिवाजी ने। Designation in order to more effectively delegate administrative duties during the growth of Maratha Empire. Prior to 1749, Peshwas held office for 8 or 9 years and controlled the Maratha army. 1749 से पहले पेशवा केवल मराठा आर्मी को कंट्रोल करते थे और मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, है ना। वो 8 से 9 साल तक के लिए पेशवा बनता था, लेकिन 1749 के बाद पेशवाशिप जो है वो हेरिडिटरी बन गई, पेशवाशिप जो है वो डिफेक्टो रूलर बन गए, पेशवा छत्रपति साइड में बैठ गए, और 1818 तक जो है वो मराठों को लीड फिर पेशवाओं ने किया। दे लेटर बिकेम डिफेक्टो हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मराठा एम्पायर फ्रॉम 1749 टिल 1818। ये मैं आपको मॉडर्न में करवाऊंगा, ठीक है। शिवाजी डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस में किंगडम बटा था। ईच प्रोविंस वाज अंडर द हेड कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, हर प्रोविंस का हेड कौन है, प्रोविंशियल हेड। जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल हेड हम मनसबदारों को देखेंगे, वहां पर यहां पर कौन है, मामलतदार और वाइसरॉय है, वो वाइसरॉय है, वो गवर्नर ही, ठीक है, लेकिन उसको मामलतदार कहा जा रहा है यहां पर। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। सो मराठा स्वराज है, मराठा स्वराज में प्रोविंस है, प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में विलेजेस हैं, ठीक है। इस तरह आपका एडमिनिस्ट्रेशन बटा है, ऑलमोस्ट सभी एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह बटे हुए इंडिया में, ठीक है। द विलेज वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, राइट, कैसे देखते हैं। द चीफ ऑफ द विलेज कॉल्ड देश पांडे और पटेल, और विलेज लेवल से ही क्योंकि क्या निकल रहा है, रेवेन्यू, तो ये देश पांडे और पटेल का जो काम है क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का विलेज लेवल से, ध्यान रखेंगे आप। द हेड यूज टू रन द अफेयर्स ऑफ विलेज विद द हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, देश पांडे और पटेल के अंदर पंचायत हुआ करती, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी वॉज बेस्ड ऑन मलिक आमिर ऑफ अहमदनगर, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस पर बेस्ड था, अहमदनगर पर। ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा, ये सवाल बन जाता है कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिकली मराठा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज सेट बाय शिवाजी वाज बेस्ड ऑन मलिक आम्बर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहमदनगर। Lands were measured by using measuring rod called लाठी, सॉरी नॉट लाठी बट काठी, काठी का इस्तेमाल करके, काठी जो है वो एक लंबी सी आप स्टिक मान सकते हैं 6 या 7 फुट की, जिससे लैंड को मेजर किया जाता है। लैंड वर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, पैडी फील्ड्स, गार्डन लैंड्स एंड हिली ट्रैक्स। ही रिड्यूस्ड द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग देशमुख एंड कुलकर्णी। अब ये देशमुख और कुलकर्णी कौन थे, जो विलेज लेवल पर टैक्स इकट्ठा किया करते थे, इनको उसने हटाया
और जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम अपने हाथ में रखते थे, इन पोस्ट को इसने हटाया, देशमुख और कुलकर्णियों को। इसकी जगह ही अपॉइंटेड हिज ओन रेवेन्यू ऑफिशियल्स कॉल्ड करकुन्स। अब मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे ये करकुन एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल और किस डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये वर्ड दिखा है। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों में देखा है तो किस सुल्तान के अंडर, या शेरशाह सूरी में देखा है तो क्या शेरशाह सूरी के अंडर करकुन नाम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था या नहीं था, किस लेवल पर था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे तुरंत। ही एस्टेब्लिश्ड रायतवाड़ी सिस्टम। सो किस तरह का है लैंड रेवेन्यू सिस्टम? लैंड रेवेन्यू सिस्टम है रायतवाड़ी, यानी कि जो पीजेंट है, जो रायत है, वो डायरेक्टली जुड़ा होगा अथॉरिटी से, राइट। द स्टेट कैप्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फार्मर्स, है ना। स्टेट का जो है वो फार्मर्स से या रायत से डायरेक्ट जब कॉन्टैक्ट होता है तो उसको कहा जाता है रायतवाड़ी सिस्टम। अब मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे रायतवाड़ी सिस्टम जो है वो दिल्ली सुल्तानों के समय किसने शुरू किया? ठीक है, और आज जो स्पेशल क्लास आ रही है ना शाम को, दिल्ली सुल्तानों पर आ रही है, तो दिल्ली सुल्तानों के बारे में अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आएगा चौथ एंड सरदेशमुखी वर द टैक्सेस कलेक्टेड नॉट इन मराठा किंगडम बट इन नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ द मुगल एम्पायर और डेक्कन सल्तन। अब ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है कि चौथ और सरदेशमुखी है तो मराठा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा, लेकिन मराठा लैंड पर नहीं कलेक्ट किया जाता। ये चौथ और सरदेशमुखी मराठा लैंड के बाहर कलेक्ट किया जाता है क्या चौथ सरदेशमुखी? सिंपल सी बात है कि अगर ये मराठा लैंड है ना, ये मान लीजिए मराठा लैंड है, और ये जो है वो आस पड़ोस के बाहर के राज्य हैं। अगर आप चाहते हैं कि मराठा आपके राज्य पर अटैक करके लूटमार ना करके जाएं, तो हर साल अपनी टोटल प्रोडक्शन का 1/4 जो है वो सबमिट कर देना। ठीक है, तो इसको तो कहा जाता है चौथ। लेकिन मान लीजिए ये मराठा लैंड है और आपका राज्य जो है वो मराठा लैंड के अंदर है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं, या अगर बाहर भी है, अगर आप चाहते हैं कि मराठा आपको ना लूटें और आपके एरिया को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ना जोड़ें, तो आप चौथ तो देंगे ही, चौथ के अलावा 1/10 जो है वो आप सरदेशमुखी भी देंगे। ठीक है, तो चौथ क्या है कि लूटमार से बचाओ, सरदेशमुखी क्या है कि आपके एरिया को अनेक्स नहीं किया जाएगा। इस चीज के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? सरदेशमुखी। या आप जो है वो मतलब ऑटोनॉमिटी अपनी बना के रख सकते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को हैम्पर नहीं किया जाएगा, इसके लिए आपको सरदेशमुखी देनी पड़ेगी। तो ये मराठा लैंड पर नहीं, ये तो मराठा से बाहर या जो मराठों के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है उनसे वसूल किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान देंगे, दो इट इज पार्ट ऑफ मराठा रेवेन्यू सिस्टम। Chauth and Sardeshmukhi were taxes collected not in Maratha kingdom but in the neighboring territories of Mughal Empire or Deccan Sultans। ठीक है, तो या तो मुगल एम्पायर के अंदर होगा वो, मराठा के बाहर है, या तो दक्कन के अन्य सुल्तान बीजापुर गोलकोंडा का एरिया होगा, उनसे वसूला जाएगा पैसा, राइट। चौथ वॉज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू मराठाज इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेड्स। ठीक है, तो चौथ क्या है? मराठा रेड अगर रुकवानी है तो हर साल चौथा हिस्सा भेजते रहो। सरदेशमुखी क्या है? वॉज एन एडिशनल लेवाई ऑफ 10% ऑन दोज लैंड्स विच द मराठाज क्लेम्ड देयर हेरिडिटरी राइट्स। मराठा, मान लीजिए ये मराठा का, मैंने बोला ना अंदर है ना, ठीक है, तो ये मराठा की हेरिडिटरी राइट है। ठीक है, मान लीजिए इस रीजन में भी मराठा जो है वो क्लेम करता है कि ये हमारा है, यहाँ पर मराठा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर शासन कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर शासन करते रहना चाहते हैं तो पहले तो 1/4 आप हमें चौथ दीजिए। ठीक है, 1/4 ऑफ योर टोटल लैंड रेवेन्यू वो हमें सबमिट करेंगे, प्लस अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी टेरिटरी को अनेक्स ना करें तो 1/10 एडिशनल आप हमें, यानी कि 10% आप हमें एडिशनल टैक्स देंगे। ठीक है, दैट वाज सरदेशमुखी, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की मराठों के, तो शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस। शिवाजी ने जो मिलिट्री टैक्टिक्स, मतलब जो गुरिल्ला वॉरफेयर को डिजाइन करके गए शिवाजी, उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो काफी लंबे समय तक मराठों को मिलता रहा। इनफैक्ट ये जो मिलिट्री टैक्टिक्स शिवाजी डेवलप करके गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि गुरिल्ला वॉरफेयर वाज यूनिक टू शिवाजी की शिवाजी नहीं डेवलप किया है, अफगान भी गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनी नेटिव टेरिटरी के साथ जोड़ देना, ये जो काम किया है शिवाजी ने, इससे मुगल्स जो हैं वो काफी लंबे समय तक परेशान रहे। ठीक है, देयर रेगुलर आर्मी कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 30,000 to 40,000 कैवलरी। अब देखिए सेना भी छोटी नहीं थी, सुपरवाइज्ड बाय हवलदार।
रेगुलर आर्मी 30,000 से 40,000 सैनिक, और उस पर सुपरवाइज कौन कर रहा है? हवलदार नाम की पोस्ट, तो ध्यान रखेंगे आप, ये वही हवलदार है जिनको आज हम कांस्टेबल कहते हैं, राइट। They were given fixed salaries. The ordinary soldiers were paid in cash, but big chief and military commander were paid through जागीर grants. ऑर्डिनल सोल्जर्स को, जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स हैं या फुट सोल्जर्स हैं, कैवलरी मैन हैं, उनको दिए जा रहे हैं क्या? उनको कैश दिया जा रहा है। जो बड़े कमांडर्स उनको जागीर दी जा रही है। अब यहां पर पॉइंट ये है कि मराठों के पास आर्टिलरी नहीं थी, मराठों के पास आर्टिलरी ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं थी, मराठों के पास गन्स ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं थी जो कि मुगलों के पास थी, ठीक है। क्योंकि मुगल जो है वो अंग्रेजों के संपर्क में ज्यादा बेहतर तरीके से थे, और अंग्रेजों से मुगल्स जो है वो, और नॉट जस्ट इंग्लिश, लेकिन उसके अलावा जो फारसी कनेक्शन है मुगलों के, वहां से उनके पास मस्केट्स पहुंच जाती थी टाइम से, ठीक है। देर वर 2 डिविजन इन मराठा कैवलरी। मराठा कैवलरी यानी घुड़सवार, और घुड़सवारों पर ही वो डिपेंडेंट रहते थे ज्यादातर, ठीक है। तो 2 डिवीजन थे। सबसे पहले है बारगीर। बारगीर कौन है? इक्विप्ड एंड पेड बाय स्टेट, और दूसरा है सिलहेदार, मेंटेन्ड बाय नोबल्स। सो बारगीर कौन है? जो कि राज्य के खुद के हैं, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, छत्रपति के खुद के सैनिक हैं। और दूसरा है सिलहेदार। सिलहेदार कौन है? जो छत्रपति के नोबल हैं, और नोबिलिटी को जो मेंटेन करने को दिया गया है कि 2-2, 3-3 हजार घुड़सवार तुम्हें मेंटेन करने हैं, वो हैं सिलहेदार, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, बागीर और सिलहेदार क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह की कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें मुगल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगी। इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स को क्या कह रहे हैं? मावली। फुट सोल्जर्स को कहा जा रहा है जो जमीन पर चलते हैं उनको मावली सोल्जर्स। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। शिवाजी ऑल्सो मेंटेन्ड अ नेवी। शिवाजी के पास नेवी भी थी, बट नॉट दैट स्ट्रांग, नॉट विद एनी कंपैरिजन, राइट। पुर्तगालियों और अंग्रेजों से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप इन्हें, ठीक है। द मराठास यूज्ड रिलीजियस पॉलिसी क्या है? सेक्युलर पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाउ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मराठा मार्केट्स में अगर आप जाएंगे तो कंप्लीट फ्रीडम है हिंदुओं को और मुस्लिम्स को, ठीक है। देर वर मैनी नोटेबल मुस्लिम्स इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास, राइट। इनफैक्ट शिवाजी के काफी खास मिलिट्री ऑफिसर जो हैं वो मुसलमान रहे, इस्लामिक रहे, या नॉट जस्ट शिवाजी, लेकिन शिवाजी के बाद पेशवा लेवल तक भी काफी जो है वो इंपॉर्टेंट पोस्ट मुसलमानों के हाथ में रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो दैट मीन्स आप ये, क्योंकि देखिए पोर्ट्रे किया जाता है ना कि शिवाजी वर्सेस औरंगजेब जो है ना वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम फाइट है, नहीं। औरंगजेब के खेमे में भी हिंदू जय सिंह था, ठीक है, और भी कई हिंदू जो है वो, वैसे औरंगजेब की रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पॉलिसी तो थी, बट स्टिल जो काम के बंदे थे औरंगजेब ने हिंदू वो रखे हुए थे। लेकिन दूसरी साइड मराठों की रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं थी, और उन्होंने काबिलियत के दम पर और मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो इस्लामिक बहुत सारे, मतलब अहमदनगर की आधी नोबिलिटी इस्लामिक ही थी जहां से डेवलप हुए हैं मराठे, तो उनकी नोबिलिटी में काफी बड़ा हिस्सा इस्लामिक था ही, नो डाउट, राइट। सो यहां पर आके आज हमारा खत्म होता है क्या? औरंगजेब की पूरी स्टोरी हमने देखी, ठीक है। बहुत स्टोरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए थोड़ा सा अलग एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करी, मतलब एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी, ताकि आपको प्री ओरिएंटेड रहे, हम प्री के दायरे से बाहर निकले ही ना, है ना। हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी आ जाए, और हमारे पास जो है वो जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाए, हमारे पास क्रोनोलॉजी भी तैयार हो जाए, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शनल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाए, ठीक है। इन सभी सेशन के पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे? चौहान_सर_हिस्ट्री मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, और जिस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, तो जो भी कोर्स अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आपका कोई साथी सब्सक्राइब कर रहा है, तो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, और इस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेक श्योर यू यूज़ माई कोड Chauhan_sir_history whenever you subscribe to any of the Unacademy's सब्सक्रिप्शन प्लान्स, और वो सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत फायदा होगा। देखिए आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ही, आप ये मत सोचिए कि फ्री कंटेंट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना,
ठीक है, तो आज से कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा आपको और जगहों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि आप खुद पर इन्वेस्ट करें। पहले थोड़ा इन्वेस्ट करके देखें, ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेनी है आपको, ठीक है, 2 महीने की, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेकर देखिए, ठीक है, ट्राई करके देखिए पहले। ऑलराइट, सो उसके अलावा लाइक कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं वहां पर ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोस को, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।